बात मशरिक़ वस्ता की या मिडिल ईस्ट की, जहां पर हालात इंतहाई ख़राब हर गुजरते लम्हे के साथ हो रहे हैं। और ईरान और इजराइल जंग में आज जहां पर 72 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे, हर गुजरते मिनट और सेकंड के साथ खित्ते के अंदर जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। इशफाक बिल्कुल जनाब, बात मशरिक़ वस्ता की यानी उस खित्ते की जहां पर ईरान बमुकाबला इजराइल है और पीछे आलमी क़ुव्वतें अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। सबसे पहले इसी खबर से आगाज़ करेंगे जहां पर एक बार फिर बारूद का धुआं दोनों खित्तों के अंदर देखने को मिला। इजराइल और ईरान के अंदर धुआं इस वक्त हो रहा है कि इनके दोनों अफवाज की तरफ से फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी लाई गई है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा पेश किया है और मज़ीद ड्रोन्स और मिसाइल्स को दागा है अपनी सरजमीन से। और IDF यानी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कई ड्रोन्स और कई मिसाइल्स को दागा गया जी इजराइल पर। ताहम इस ज़िमन में भरपूर कार्रवाई भी की गई, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को, कई ड्रोन्स को नाकाम भी बनाया। लेकिन शहर इजराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सायरन की आवाज़ों से पूरा इलाका इस वक्त भी गूंज रहा है। जब आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त भी दोनों अफवाज एक दूसरे के टारगेट एरियाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सायरन इजराइल में भी और सायरन ईरान में भी इस वक्त बजना शुरू हो गए हैं। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हंगामी तौर पर काबीना सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है और रात देर गए इस इजलास के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने कई अहम तरीन फैसले लिए हैं, जिसमें यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां इजराइल की तरफ से ईरान पर की जाएंगी। और ईरान ने जो ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, उनका मानना है कि कई अहदाफ को मुकम्मल कर लिया गया है और कई अहम शख्सियात की हलाकतों का दावा ईरान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की तरफ से किया गया है। ताहम इन हमलों के दौरान जो ईरान की तरफ से किए गए हैं, इजराइल के अंदर मजीद 7 लोगों के मारे जाने की तस्दीक IDF की तरफ से की गई है। ताहम ईरान के अंदर 70 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की अभी तक की खबरें और तस्वीरें जो है वो वायरल भी हो रही हैं और अथॉरिटीज़ की तरफ से इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। टेलीविजन स्क्रीन्स पर कल रात देर गए बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी आया, जिस दौरान वो एक काबीना सब कमेटी का इजलास भी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव है ये मज़ीद गहरा हो रहा है क्योंकि मुसलसल ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं, इसका माकूल मुनासिब जवाब दिया जाएगा और रिजीम चेंज तक ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। कल भी हमने देखा कि 200 से ज़्यादा फाइटर्स ने ईरान पर मुख्तलिफ सिमत में कार्रवाई की और आज की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर मुतअद्दिद मकामात पर ईरान के अंदर हमले किए गए हैं और कुछ अहम तरीन तंसीबात को नुकसान पहुँचने की भी खबर आ रही है। IDF की तरफ से फ़िलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने मिसाइल जब लगाए गए हैं, शुरू किए गए मिसाइल चलना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने अपने शहरियों को भी बहिफाजत रहने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। तस्वीरें आपको ईरान से भी है, तस्वीरें आप TV चैनल पर इजराइल से भी इस वक्त देख रहे हैं जहां पर मुसलसल जंग चल रही है। अच्छा, एक चीज और भी कंफर्म कर दी गई है IDF की तरफ से कुछ तस्वीरें और एक वीडियो जारी किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से कि 6 नहीं बल्कि 9 कुल मिलाकर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो ईरान के मारे गए हैं और इसके अलावा जो आर्मी कमांडर्स की तादाद थी वो 3, ओवरऑल 150+ लोग अभी तक ईरान पर होने वाले हमलों में मारे गए हैं। राजेश कुमार आजाद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, लगातार सारी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत जरा इसी से की जाए। राइट नो अगर देखें 24 घंटे पहले जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में थी, 72 घंटे जब मुकम्मल होने जा रहे हैं, क्या इस वक्त कोई ऐसा मोड़ है जहां ये महसूस हो रहा है कि जंग थोड़ी सी शायद खात्मे की तरफ या थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल की तरफ जा रही है, या हर लम्हे के साथ इसको हम और आग लगते हुए देखेंगे? बिल्कुल आसिफ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक आपका भी शुक्रिया। देखिए, पहले मैं तस्वीर क्लियर कर दूं कि पिछले 72 घंटे में हुआ क्या है। 72 घंटे में दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान की बात करें तो मरने वालों का आंकड़ा जो है 138 को पार कर चुका है और 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं और इनमें से 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और 20 आर्मी
के टॉप कमांडर्स शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की तरफ जाते हैं तो वहां पर लगभग 8 से 10 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा की जगह 11 भी पहुंच चुका है और 150 से ज्यादा 350 400 से ज्यादा लोग वहां पर भी घायल हैं। और इजराइल में अब मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से वार और पलटवार तेज हो चुके हैं। अब मैं आपके सवाल पर आऊंगा, जो आसिफ आपने मुझसे पूछा कि आगे क्या होने जा रहा है, तो दो स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना होगा। इस अमेरिका की एक स्टेटमेंट कि इजराइल ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इस जंग में शामिल हों, हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक बयान आया है वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये देखिए पहले, इससे आपको एक झलक मिल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। अगर वह अमेरिका को चेतावनी देंगे तो उन्हें हमारे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा और उनकी हार तय है। अब यहां पे देखिए आप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पे ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हम आपके पास पहुंच रहे हैं, हम तेहरान की तरफ कूच कर रहे हैं। अब जो मेरे पास खबर आ रही है कि जो अमेरिका का युद्ध पोत है उसे मिडिल ईस्ट में ही रुकने के लिए कह दिया गया है, जहां से वो गुजर रहा था उसे वियतनाम की तरफ जाना था। तो वो एक बड़ी इंफॉर्मेशन है कि यानी कि अमेरिका का जो युद्ध पोत है वो अब एयरक्राफ्ट कैरियर वो वहां पे रुकेगा, यानी कि जंगी ताकत अमेरिका की अब वहां पे होल्ड कर रही है। इसके सिवा जो अब अपडेट आ रही है कि ईरान में जो अमेरिका का बेस है उसके ऊपर 5 से 6 ड्रोन्स के जरिए हमले की कोशिश हुई है, लेकिन यह हमला किसने किया गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ईरान ने इस चीज को कबूला नहीं है, लेकिन अगर यह हमला ईरान की तरफ से आया तो यह वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, यह वो चिंगारी हो सकती है जो अमेरिका को जहां से पूरे रीजन में नई आग लगेगी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। इस बीच एक और अपडेट भी देना है क्योंकि इस जंग के बीच कई एक ऐसे इलाके हैं जो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। इजराइल पर जब ये कार्रवाइयां की गई हैं, यानी एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ है, तो हैफा के करीबी इलाके में भी हमले की इतलात हैं। वहां पर कंफर्मेशन हुई है कि 5 इजराइल के जो नागरिक हैं, 5 शहरी हैं, उनकी मौत हो गई है, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। और अभी तक की मालूमात के मुताबिक ईरान की जो बैराज मिसाइल है 2000 से 2500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस जो कवर करती है, उससे इस इलाके को टारगेट किया गया है। और इजरायली मीडिया भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर रहा है कि ईरानी मिसाइल तिमरा पर भी गिरी है। 2 मंजिला घर गिरा जहां पर एक ही खानदान के 5 लोग मारे गए। तमाम अफराद जो खतीब खानदान के अफराद हैं। और कुल मिलाकर इस तरीके से ये आप मानकर चलिएगा कि अब दोनों जगहों पर, यानी या फिर ईरान और या फिर इजराइल, तमाम तरह की कोशिशों, तमाम तरह के इकदामात के शायद हमले एक दूसरे के रोके जाएं या इनको नाकाम किया जाए। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं वो भी राजेश अब मुकम्मल तौर पर ये देखा जा रहा है कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के टारगेट पर हैं। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि शेलिंग हो रही है, जिस हिसाब से बॉम्बिंग हो रही है, इस बम्बार्टमेंट में आम नागरिक या आम लोग सबसे ज्यादा मारे जा सकते हैं। सिर्फ आम नागरिक ही सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। अगर आप ईरान के अंदर देखें तो जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें अगर 30 लोगों को आप छोड़ दें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो आम नागरिक हैं। दूसरी तरफ आप ईरान में, इजराइल में चले जाइए, वहां पर भी ये हो रहा है। ईरान में शाहरान तेल डिपो पर अगर आग लगी है, वहां पे नुकसान पहुंचा है, तो वहां पे कौन लोग थे? वहां पर क्या आर्मी वाले थे? नहीं थे, वहां पर सिविलियन एम्प्लॉय थे, उन्हें नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई और जो हाइफा शहर पे जो हमला हुआ है वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जो आयरन डोम है इजराइल का, उसकी पोल खुल चुकी है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस बारे में काफी चर्चाएं हो रही थी जब हम डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ रहे थे, बड़ा जबरदस्त है कि आयरन डोम और ये बड़ी चीजें डिटेक्ट कर लेता है, हवा में बड़ी चीजें ये रोक देता है और एक सिक्योर चीज है। लेकिन इन जंगों में बड़ी चीजें जो हम पिछले भारत पाकिस्तान की बात करें या फिर अभी ईरान इजराइल की बात करें, इसमें काफी चीजें खुल आ रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें पहली बार भी इस्तेमाल हुई और कई बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से नई चीजें सामने आ रही है वो ये साफ दिखा रही है कि कुछ चीजें एब्सोल्यूट हो गई हैं, उसमें नई चीजें लाने की जरूरत है। और यही वजह है कि यूएस ने भी अपना नया डोम लाने की बात कही है क्योंकि अब उसे पता लगा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल इशफाक, इत्तेफाक रखता हूं मैं इस बात से क्योंकि 2-3 पॉइंट बड़े अहम हैं। आयरन डोम की बात करें, अगर लोकल लेवल पर कम स्पीड वाले रॉकेट हैं उनको वो डिटेक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में नो डाउट बहुत अच्छा है। ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में बहुत अच्छा है।
लेकिन क्या हाइपरसोनिक मिसाइलों को वो डिटेक्ट कर सकता है? और यहां पर एक सवाल और भी है, क्या भारत के पास जो S-400 है, क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकती है? राजेश, एक चीज बड़ा, इससे पहले कि मैं अगली खबर पर जाऊं, हम देखते थे जब भारत पाकिस्तान की तनाव हुआ था, कशीदगी हुई थी, जब ये ड्रोन्स आ रहे थे या इस तरीके की मिसाइल की कार्रवाइयां की बातें आ रही थी, तो तुरंत से लाइट ऑफ की बात आती थी, जनाब तमाम ब्लैकआउट हो जाएं जी, अपने घरों में बैठे। यहां हम एंटायरली डिफरेंट चीज देख रहे हैं। ईरान पर हमला हो रहा है, लोग बाहर जश्न मना रहे हैं, कोई लाइट ऑफ नहीं है। इजराइल पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं और इजराइल के लोग या तो अपने बंकरों में जा रहे हैं या लाइट ऑफ का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये सिर्फ ये मिडिल ईस्ट या ये जो हमारा एशिया वाला बेल्ट है, इसमें लाइट ऑफ वाली बात, और रेस्ट ऑफ इंडिया में जब हम, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जब हम देखते हैं इस तरीके की बातें थी, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल चलने की बातें, यहां पर बिल्कुल भी इस तरीके का कोई एडवाइजरी नहीं है कि भैया आपने लाइट ऑफ करके बैठना, अंदर बैठना है, खामोश बैठो अंदर। जी देखिए, ये सोच का भी फर्क हो सकता है इशफाक, इसमें भी हम जा सकते हैं, क्योंकि भारत में बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई कि लाइट ऑफ करनी है, आपने मॉक ड्रिल करनी है, लेकिन आज वो वक्त चला गया है। एक वक्त था 1970 का, 80 का, जब आपके पास जीपीएस इतना मजबूत नहीं था। आज सैटेलाइट से आप जुड़े हैं, आप को ये जरूरी नहीं है कि लाइट ही आपको वो इंडिकेशंस देगी कि आपका टारगेट कहां है। आज आपके पास जीपीएस में ग्रिड रेफरेंस है 14 फिगर्स का, आप पिन पॉइंट जाके टारगेट कर सकते हैं, चाहे वहां पर बिल्कुल अंधेरा क्यों ना हो। राइट सर, आप बने रहेंगे हमारे साथ। जरा एक और खबर पर चलते हैं, क्योंकि वक्त भी बड़ा कम रहता है हमारे साथ, इसलिए एक और बड़ी अहम खबर है। आज मुज़ाकरात होने थे जौहरी तनसीबात को लेकर, और उस ज़िमन में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज की मुज़ाकरात को कैंसिल कर दिया गया। आज कोई मीटिंग नहीं हो रही। न्यूक्लियर टॉक्स जो अमेरिका के साथ चल रही थी ईरान की, वो कैंसिल कर दी गई है, और ईरान ने साफ कर दिया है कि अब आगे कोई बात तब तक नहीं होगी जब तक हालात मामूल पर नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके का रवैया है, जिस तरीके का बयान है, वो ये साफ बता रहा है कि सूरत हाल किस तरीके की जा रही है और किस तरीके से पुष्टपनाही वो इजराइल की कर रहा है। मीडिएटर ओमान, यानी ओमान का मुल्क जो लगातार इस कोशिश में था कि ये टॉक्स मुकम्मल हो जाए, ये बातचीत जो है वो मुकम्मल हो जाए। उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग्स हमेशा रास्ता खुला रहना चाहिए, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी और बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है जहां से अमन कायम हो सकता है। यूनाइटेड अरब इमारात लगातार इस कोशिश में था कि यूएस ईरान टॉक्स मुकम्मल हो जाए, तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पेशरफ्त करें। आज मुज़ाकरात होनी थी, लेकिन तेहरान के अंदर जो नए कमांडर्स बने कह रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, उन्हें तो इजरायली हमले में मारा गया। अब बातचीत किसके साथ? नए कमांडर्स आए हैं तो वो अपने तरीके से मामले को देखेंगे, और इस तरीके से फिलहाल बड़ी बात यह कि आज जो बातचीत होनी थी न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर अमेरिका के साथ, जिस पर 2-3 मीटिंग्स मुकम्मल हुई थी, पेशरफ्त हो रही थी, आगे बढ़ने की बातें आ रही थी, उसमें एक बड़ी रुकावट इजराइल की तरफ से आ चुकी है। रात देर गए, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि अब यहां से मतलब ही नहीं बनता कि बातचीत करें तो किस मुद्दे पे। राजेश जी, जिस मसले को सुलझाने के लिए यहां डायलॉग्स होने थे, टेबल टॉक्स होनी थी, वो तो खुलकर हम सबके सामने है कि वो मैदान जंग, वो पूरा रीजन बन चुका है। अब क्या ये जो मुज़ाकरात, ये जो वार्तालाप, टेबल टॉक्स हैं, इनकी बात एक फजूल की एक्सरसाइज है? देखिए आसिफ, मैं आपके पास आऊंगा, बस आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं जिसका शायद हमें जवाब चाहिए होगा, हम हिंदुस्तानियों को जवाब चाहिए होगा। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 3 F-35 को मार गिराया है। इजराइल से भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, यानी कि अगर ईरान S-300 से 3 F-35 को मार गिरा सकता है, तो फिर चाइना का J-20, J-35 एक हमारे S-400 के लिए एक बहुत आसान टारगेट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो ईरान ने हासिल की है, अगर ये वाकई में मार गिराया है। अब मैं आपके सवाल पर आऊंगा। आसिफ, क्या वाकई में हमें लगता है कि ये जंग न्यूक्लियर हथियारों को लेकर है? क्या आईएई ने जो वहां पर गई थी इंस्पेक्शंस के लिए, क्या वाकई में कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है? क्या हमें सद्दाम हुसैन को भूल जाना चाहिए? 90 का वो दौर जहां पर उनके ऊपर इराक के ऊपर हमला थोप दिया गया, ये बोलकर कि वो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे, केमिकल वेपन्स बना रहे, और कहां मिले वो? आज कोई 20 साल 25 साल बाद हमें बताए कि कहां पर हैं इराक के अंदर वो वेपन्स। कोई जवाब इसका मतलब सीधे तौर पे है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देश ईरान के अंदर रजीम को चेंज करना चाहते हैं। उन्हें न्यूक्लियर वेपन से नहीं, उन्हें खामनेई से समस्या है। खामनेई हट जाएंगे तो मुझे लगता है कि मामला सुधर जाएंगे। चलिए जनाब, फटाफट से एक और खबर पर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इजराइल
कि ईरान की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने भी अपनी बात सामने रखी और कहा कि तेहरान के कई अहम और हसास क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, इजराइल की तरफ से जब ये कार्रवाइयां हुई हैं, यानी ये जो रात पिछली गुजरी है, ये कयामत वाली रात दोनों देशों के लिए रही है। और इस जंग के बीच ईरान का ज्यादा नुकसान, अभी तक जो हमारी जानकारी हुई है उसके मुताबिक नुकसान ज्यादा हुआ है। ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है उसको भी टारगेट किया गया है। वहां की भी कुछ तस्वीरें निकलकर ये सामने आई हैं जो बता रही हैं कि सब कुछ उस पूरे रीजन के अंदर ठीक नहीं है। इधर तेहरान इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पूरी तरीके से जल रहा है, क्योंकि हम जो करना चाह रहे थे हमने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। अब जो ईंधन की पैदावार थी, जो नेचुरल गैस ऑयल रिफाइनरी थी, उसको भी टारगेट किया गया। वहां पर तकरीबन हमले की जब या धमाके की आवाजें सुनाई दी गई हैं तो 15 मिनट के बाद वहां पर आग लगी है जो बेकाबू होती दिखाई दी, जो इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, जो लोकल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। ये वो ऑयल रिफाइनरी की तस्वीर है जिसको टारगेट करने की खबर आई। इन सब के दरमियान खबर यह भी है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश इंक्लूडिंग फ्रांस, यूरोप के कुछ देश ईरान के साथ भी संपर्क में आए, राब्ता किया है वहां के लोगों के साथ, पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनके साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ। राजेश, एक चीज आपसे और भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक खबर आपके सामने रखनी है, वो है आर्मी को लेकर, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है इजराइल के अंदर, जहां पर ईरान के जवाबी हमलों से बचने के लिए इजराइल के लोगों को, नागरिकों को बंकरों में लेते हुए या पनाह लेते हुए उनको देखा गया। लेकिन इजराइल ने जो जमीन के नीचे बनाए गए अस्पताल हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है और हाई अलर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री इजराइल की तरफ से जारी कर दिया है। बिल्कुल बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल की हुकूमत यानी बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने कल जब मीटिंग ली उसके बाद ये वो पहली तस्वीर सामने आई जिसमें अंडरग्राउंड अस्पताल को एक बार फिर एक्टिवेट करने की बात सामने रखी गई है। इजराइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अंडरग्राउंड अस्पतालों को एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान की तरफ से मुसलसल मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और उनसे बचें, और जो इंतहाई क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, दीगर लोग हैं, उन्हें जमीन के नीचे बनाए गए यानी ज़ेरे जमीन अंडरग्राउंड बंकर्स हम बनाते थे, यहां पर अंडरग्राउंड अस्पताल की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से क्रिटिकल पेशेंट्स को बंकरों से शिफ्ट करके इन अस्पतालों की ओर लाया जा रहा है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर हाई अलर्ट वार्निंग तमाम मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए इजराइल के अंदर जारी कर दी गई है। टेल अवीव, हिफा अस्पताल और दीगर अस्पतालों के अंदर वॉर मोड में रख दिया गया है और यहां पर साफ कर दिया गया है कि यही अस्पताल अब आने वाले दिनों में काम करेंगे जब तक ईरान के साथ मामला हल नहीं होता। तब फटाफट से एक रिएक्शन, यहां पर हम बंकर बनाते हैं खुद को बचाने के लिए। इंडिया में भी हमने देखा बॉर्डर्स पर, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, जनाब बंकर्स बना दीजिए, खुद बचिए। लेकिन अगर सिचुएशन ग्रेव होती है, इंतहाई क्रिटिकल होती है, तो मरीजों को कहां लिया जाए, वो एक बड़ा सवाल होता है। यहां इजराइल ऑलरेडी प्रिपेयर है तमाम हालात को देखते हुए और अंडरग्राउंड अस्पतालों की पहली तस्वीर भी आज रिलीज कर दी। जी इशफाक, और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, जमीन के ऊपर आप सेफ नहीं है, मिसाइल हमला होगा, ड्रोन का हमला होगा, लेकिन जमीन के अंदर आप सेफ हैं। इसका मतलब इजराइल एक लंबे वक्त से इसकी तैयारी कर रहा था। यह हॉस्पिटल जो है रातों रात नहीं बना है, इसको दशक लगे हैं बनाने में। और जब हम इजराइल को देखते हैं तो जिस प्रकार से गजा में सुरंगों, टनल्स बनाई गई हैं, सुरंगें बनाई गई हैं, वैसे ही इजराइल ने अपने लोगों के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए, इवन तक उनके जो आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं और जो टॉप लेवल में काम करते हैं वो सब चीजें अंडरग्राउंड हो जाती हैं। यानी कि इजराइल इसके लिए तैयार था। इजराइल को पता था कि ईरान को वो छेड़ेगा तो जो जवाब आएगा, पलटवार आएगा, वो जबरदस्त आएगा। और जैसा खामनेई ने भी कहा है कि शुरू आपने किया है, ये जंग लंबी खींचेगी और इसको खत्म हम करेंगे। यही कारण है कि इजराइल ने पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन सवाल यहां पे इशफाक इसी बात का है कि क्या अमेरिका इस जंग में एंट्री करता है? अगर अमेरिका इस जंग में एंट्री करता है तो मान लीजिए कि अगले 7 दिन जो हैं वो ईरान के लिए, ईरान की हुकूमत के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। बात अमेरिका की है तो जरा बात पुतिन और अमेरिका की भी करते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर आज का दिन जश्न का है। लेकिन उससे कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। बड़ी खबर कि ईरान इजराइल हमले के बीच एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है, जहां पर उन्हें बर्थडे विश किया गया, उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई है। वहीं पर मामला ईरान
इजराइल कॉन्फ्लिक्ट यानी ये जो तनाव, ये जो जंग जैसी सूरत हाल है, इस पर भी गुफ्तगू की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तकरीबन 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की है, जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। कहा कि यूएस सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर पुतिन के साथ बातचीत की है। जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त मशरिकी वस्ता के अंदर, इस पर किस तरीके से काबू किया जाए, किस तरीके से इसको हल किया जाए, इस पर पुतिन ने एक बार फिर मीडिएशन यानी मध्यस्थता की बात कही है। रूस, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता करना चाहता है। पुतिन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी ख्वाहिश जाहिर की और डोनाल्ड ट्रंप के साथ रात देर गए 1 घंटे की बातचीत भी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसके साथ साथ जरा एक और खबर पर चलेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पर सायरन बज रहे हैं। जरा वो खबर भी प्ले कीजिएगा, उसके बाद सीधे राजेश के पास। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर। हम सिर्फ इस युद्ध को या इस जंग को सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही सीमित नहीं देखते हैं, बल्कि चूंकि छोटे छोटे देश हैं, बॉर्डर्स दोनों देशों के साथ टकराते हैं। इजिप्ट या मिस्र की भी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश, बहुत सारे ऐसे मुल्क जो इस जंग से मुतासिर होंगे, जिन पर इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहे हैं। और खबर यह है कि इजिप्टियन बॉर्डर के आसपास भी इस वक्त हो सकता है कि ड्रोन की तरफ से वो जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी मुमकिन तौर पर इन्फिल्ट्रेशन हुई हो या करने की तैयारियां हैं, और इस एयर स्पेस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश भरपूर तरीके से दोनों तरफ से हो सकती है। तो इसलिए वहां पर भी सायरन बजना शुरू हुए। यानी आप तीसरा देश उठाकर अब देख लीजिएगा, डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व हो गया है। जॉर्डन के अंदर भी, वहां पर भी ड्रोन्स को नाकाम किया जा रहा है, जो इसराइल की खुलकर लगातार हिमायत कर रहा है, खुलकर समर्थन हो रहा है। मिस्र या इजिप्ट की सरहदों के नजदीक सायरन बजने का मतलब यह हुआ कि पूरा रीजन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। सिचुएशन काफी खराब है, और इस खराब सिचुएशन के बीच शायद जब 2 देश आपके सामने हैं, लेकिन बाकी ममालिक पर, बाकी देशों पर भी इसके असरात पड़ना शुरू हुए। और ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की अब इजरायली मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, जब वो अलग अलग जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस दरमियान भी हमने देखा कि जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे, उसके बाद जरा पाकिस्तान पर भी बात करते हैं राजेश जी, कि ईरान और इजराइल जंग का मतलब यह है कि पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं जहां से इजराइल के जो 200 प्लस जो जेट तैयारे थे या जो जेट फाइटर्स थे वो गुजर कर गए, उन्होंने अटैक किया। और जब रिटेलिएशन हो रही है तो उस पूरे सर्कल में भी बहुत सारे देश आ रहे हैं। दैट मीन्स तबाही एक नहीं, 1 दर्जन के आसपास देशों के अंदर मचेगी। बिल्कुल आसिफ, मैं आपके सवाल के जवाब पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने बड़ी खबर फायर की, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को लेकर की दोनों की बातचीत हुई है। पुतिन ने कहा है कि रिक्वेस्ट की है। मैं 1 महीना पहले अगर जाऊं और इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था और कहा था कि यूक्रेन पे हमले रोक दीजिए, क्या पुतिन ने हमले रोक दिए? नहीं रोके। यानी कि सीधे तौर पर मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पे अपने कदमों को पीछे खींचने वाले नहीं है, क्योंकि इस वक्त का इंतजार मुझे लगता है अमेरिका लगभग 3 दशक से कर रहा था, जहां पे उन्हें खामनेई को सत्ता से हटाने का मौका मिला है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। अगर आपको इजराइल को ईरान तक आना है तो आपको जॉर्डन, इराक के एयरवेज, इजिप्ट के एयरवेज का इस्तेमाल करना होगा। सेम अगर ईरान को वहां तक पहुंचना है तो आपको इन देशों को पार करके जो है इजराइल तक जाना होगा। इराक ने गुजारिश की है अमेरिका से कि इजराइल को कहिए कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करे, लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को ऐसा कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। और क्या कोई ऐसा है इन देशों में जो ईरान की आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता है। और क्या मिसाइलें और ड्रोन्स अपने ही टारगेट पे जाकर गिर रहे हैं? ऐसा भी नहीं हो सकता है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि वो इजिप्ट की जमीन पर भी गिर रहे हों। तो यहां पर पूरा देश, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो बॉयल्स की तरफ बढ़ रहा है। और अगर यहां पर अमेरिका के किसी बेस के ऊपर एक अटैक हो जाता है तो आसिफ मान के चलिए अब यहां पर फिर कयामत आने वाली है, क्योंकि एक तरफ ईरान होगा और दूसरी तरफ जो है नेटो को एक मौका मिल जाएगा इस पूरी जंग में एंट्री करने का। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। एक लास्ट कमेंट आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को लेकर एक खबर और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। तेहरान पर हमले के बाद पाकिस्तान भी मुतहरिक नजर आ रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त फौजी सरबराह है जनरल आसिम मुनीर है, वो अमेरिका के अंदर है, जहां पर आर्मी की 250 साल पूरे हुए। तो वहां पर एक बड़ी परेड, जहां पर सदर ट्रंप भी थे, उस परेड का हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसकी मजम्मत की जा रही है। एक बात। दूसरा, कहा कि ईरान ने हमला किया तो अमेरिका और फ्रांस जौहरी जवाब देंगे।
इस बयान ये दरअसल पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, अभी इसकी तस्दीक जी। होना भी बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इजराइल के हमले की जहाँ मज़म्मत की गई है, पोस्टर्स और बैनर्स बेजाम पाकिस्तान के अंदर कर दिए गए, वहीं पर पाकिस्तान ने अमेरिका और फ्रांस से कहा कि जनाब अगर आपने इजराइल पर किसी भी तरह न्यूक्लियर का हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान भी अपने जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी जेट्स हमने कल देखे कि न्यूक्लियर साइट्स पर वो स्क्रमल करते हुए नज़र आए, वो देखते हुए, वो उसकी निगरानी करते हुए नज़र आए, क्योंकि ईरान इजराइल जो तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक बन रही है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुस्लिम उम्मा को यकसू होकर, एक ज़बान में होकर तेहरान की मदद के लिए अपील की है और ये साफ किया कि इजराइल के इस जंग में ये दरअसल ईरान की जंग नहीं है, ये बकाए मुसलमानों की जंग है, इसलिए इसमें सबको आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने साफ कर दिया, अमेरिका या फ्रांस अगर किसी भी तरीके से ईरान पर जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका पलटवार किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है, अगरचे अभी पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस पूरे मामले पर कोई वजाहत नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया मुसलसल इस बात को कह रहा है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि इस बात को कन्वे किया गया। अगर इस बात को हम सही माने राजेश, तो क्या हम ये माने चीन ने दरपर्दा होकर मदद की ईरान की और दीगर मुल्क छोटे छोटे अजरबैजान और दीगर लोग आहिस्ता आहिस्ता करके मदद करें, लेकिन पाकिस्तान फोरफ्रंट पर आकर खुलेआम सीधी बात कर रहा है। देखिए इशफाक, क्या वाकई में पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो डबल फेसेस रहता है, पीठ में छुरा घूमता है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि ईरान में क्या हो रहा है, उसके लिए मायने रखता है कि अमेरिका से उसको कितने डॉलर्स मिल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो जनरल मुल्ला मुनीर इस वक्त अमेरिका में क्या कुछ कर रहे हैं? सीधे तौर पे कह सकते हैं कि उनकी आर्मी कुछ और कर रही है और उनकी जो सेना है, उनकी जो पॉलिटिकल विंग है, वो कुछ और बयानबाजी कर रही है। अमेरिका को अगर आपने पाकिस्तान को अगर इशफाक समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आतंकवाद के खात्मे के नाम पर उसने अमेरिका से ही लाखों अरबों डॉलर्स लिए और उसी तालिबान को उसने उन्हीं डॉलर से 20 साल तक पाल के रखा। तो यहीं से साफ हो जाती है कि पाकिस्तान जो बोलता है वो करता नहीं है और जो करता है वो बोलता नहीं है। और दूसरी चीज, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं इस वक्त ईरान के बॉर्डर्स पर, वो ये नहीं है कि वो सिर्फ ईरान को आगाह कर रहे हैं कि आपके पास किसकी मिसाइलें आ रही हैं। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि वो सीधी रिपोर्टिंग जो है पेंटागन को जारी है, पेंटागन से तेल अवीव को वो रिपोर्ट पहुंच रही है कि ईरान की तरफ से कौन सी मिसाइलें जो है यहां से दागी जा रही हैं। इस चीज को तो हमें देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ ज्वाइन करने के।